ध्यान देंगे बच्चे लोग। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है ये मालूम है? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? घिसाई। घिसाई का मतलब किसी भी चीज को आप लगातार यूज करते हो तो उसके वैल्यू में जो कमी आती है वही उसका क्या है? घिसाई। जैसे आप नॉर्मली आप क्या बोलते हो? क्या यूटिलाइज किया आपने, कितना यूज किया आपने, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं कि कितना यूज कर लिया आपने, कितने दिनों तक यूज किया। जब आप एक गाड़ी को भाड़े पे लेते हो तो 2 दिन भाड़े पे लेते हो, तो क्या दोनों दिन का भाड़ा लगता है कि किसी एक दिन का भाड़ा लगता है? तो वो ये मान के चलता है कि 2 दिन आपने घिसाई करी है ना। आप कोई भी काम करते हो, जब कोई काम करते हो तो उस पर जब लगातार काम करते हो तो निश्चित तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप कल मोबाइल ही बेचने जाओ, आपके पास जो मोबाइल पड़ा होगा आप उसको सेकेंड हैंड बेचने जाओगे, तो आप अगर 1 साल तक यूज किए तो उसका वैल्यू क्या होगा? गिर जाएगा। और वही 2 साल यूज कर रखे होगे तो वैल्यू और कम हो जाएगा। और मेरे जैसा 4 साल 5 साल यूज कर लिए होगे तो उसका वैल्यू दे दे वही बहुत है ना। मतलब वो बोल दिया ये घसीट चुके हैं आप इसको। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? तो इसका मतलब किसी भी चीज के वैल्यू में जो कमी आता है तो उसके कैसे कमी आता है? उसके यूजेज पर आता है। लेकिन यूज को कितना यूज कर रहे हैं, क्या आप इसको क्लियर कर सकते हो क्या? कि कितना यूज कर रहे हो, ये क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग में एक चीज हमेशा याद रखना होता है कि अकाउंटिंग करते समय, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो मॉनिटरी टर्म में करते हैं। मॉनिटरी टर्म में मतलब जब भी उसको पैसे में दिखाया जा सके, रुपये में दिखाया जा सके। आपके पास 4 मोबाइल है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते एसेट साइड। एसेट्स में मोबाइल लिख कर 4 नहीं लिख सकते। क्या लिखते हैं हम लोग? मोबाइल का, मोबाइल लिखकर 4 मोबाइल का क्या कॉस्ट है उस कॉस्ट को लिखते हो। तो इसका मतलब आप क्या करते हो? उसको जब भी लिखते हो तो आप किस में लिखते हो? मॉनिटरी टर्म में लिखते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 4 मोबाइल 5 मोबाइल 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग, ऐसे नहीं लिख सकते। तो वही जो आप यूज कर रहे हो, कितना आपने यूज किया, इसी को मॉनिटरी टर्म में अकाउंट्स में क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। है ना। हम बोलते हैं ना इतना यूज किया हमने, तो उसी चीज को अकाउंट्स में क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन लगता किस पर है? सबसे पहली बात ये है कि डेप्रिसिएशन अगर लगाया जाता है तो किस पर लगता है। तो सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगता है? एसेट्स पर। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि एसेट्स 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक तो होता है आपका करंट एसेट्स और एक होता है नॉन करंट एसेट्स। मतलब एक फिक्स एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है बच्चा? फिक्स एसेट्स होता है। और एक जो होता है वो करंट एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है? करंट एसेट्स होता है। अब ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या अंतर है? फिक्स एसेट्स वैसा एसेट्स जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो? मोर देन 1 ईयर हो। मतलब 1 साल से ज्यादा जिस एसेट्स को आपने खरीदा ही है, इस चीज के लिए 1 साल से आप ज्यादा यूज करोगे उसको, तो वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स एसेट। लेकिन करंट एसेट्स क्या होता है? विद इन 1 ईयर के अंदर ही वो या तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, या तो बिक जाएगा, या तो हटा दोगे, या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? करंट एसेट्स। बात आई समझ में कि नहीं? तो बच्चे का क्या हुआ कि करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आप अच्छे तरीके से समझे। करंट एसेट्स के नाम पर ही इसको एक नाम दिया गया है, नॉन करंट एसेट। मतलब अगर कोई बोले कि नॉन करंट एसेट्स क्या है, तो वही जो फिक्स एसेट्स है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट्स। मतलब वैसा एसेट्स जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? मोर देन 1 ईयर के लिए है, तो वो कौन सा एसेट्स कहलाएगा? फिक्स एसेट। कोई दिक्कत है बच्चा? अब होता है क्या कि फिक्स एसेट्स को भी 2 तरीके से बांटा गया है। फिक्स एसेट्स को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक ऐसा एसेट जिसको आप देख सकते हो,
एक ऐसा एसेट जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये कैसे 2 नंबर पे चला गया? कुछ टच हुआ था क्या? हाँ मे भी सो, हो सकता है हैंग कर रहा हूँ। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे का? इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन करेंट एसेट जो होता है वो भी कितने तरीके का होगा? 2 तरीके का होगा। एक तो बच्चे का होता है टेंजिबल एसेट, और एक होता है नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट। अब ये टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वैसा एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस होता है, वैसे एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। मतलब जिसको आप छू सकते हो। इसका मतलब कैसे? जैसे बिल्डिंग हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चा? टेंजिबल एसेट। फर्नीचर हो गया, ये क्या हो गया? टेंजिबल एसेट। कंप्यूटर हो गया, है ना, वो क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स। या आप लैंड हो गया, टेंजिबल एसेट्स हो गया। तो मशीनरी हो गई, ये सब क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स हो गया। और टेंजिबल एसेट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसका भौतिक अस्तित्व है। तो इसका मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग? टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स जैसे आप बोलते हो कॉपीराइट बोलते हो, ट्रेडमार्क बोलते हो, गुडविल बोलते हो, पेटेंट बोलते हो, ये सब क्या है हमारा? इनटेंजिबल एसेट से इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन एसेट होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? इनटेंजिबल एसेट। ठीक है। लेकिन जब आप जानते हो कि चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, दोनों को आप यूज करते हो, और दोनों के वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है। जब टेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है ना, तो उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? और वही जब इनटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है, तो हम लोग लिखते हैं रिटर्न ऑफ, या राइट ऑफ करते हैं हम लोग। बोलते होगे, देखते होगे, डेटर को जब हम लोग क्या करते थे, कम करते थे, तो हम लोग बोलते थे राइट ऑफ किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। बात आई समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे का? इनटेंजिबल एसेट्स को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन की जगह उसको रिटर्न ऑफ वर्ड यूज किया जाता है। बात आई समझ में कि नहीं? लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स में होने वाले डेप्रिसिएशन को। क्लियर है बच्चा, कि डाउट है? अब डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डेप्रिसिएशन लगता किस पर है। तो इतनी बातें हम लोग इसलिए बताए एसेट्स के बारे में कि ये आगे भी आपको पढ़ना है, और समझ के रखोगे तो ज्यादा फायदा है। तो डेप्रिसिएशन आपने समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अब देखना क्या है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किसी ना किसी फिक्स एसेट्स पे लगता है। अब डेप्रिसिएशन जैसे ही लगना स्टार्ट करोगे, लगाओगे, तो मान लो क्या कि आपने एक 10,000 का एसेट खरीदा। अब ये 10,000 का एसेट जो है, आगे कितने सालों तक आप यूज करोगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओ। एक कहानी है, कोलू का बेल। कभी सुने हो कहानी कोलू का बेल? जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, या हिंदी में कहीं पर पढ़े होंगे, हिंदी की बुक में शायद। हाँ, उसमें क्या था कहानी मालूम है? क्या था? अच्छा, वो क्या था बच्चा? हाँ, तो क्या हुआ? अरे रुको, हंसने वाली बात क्या? बोलो बोलो बोलो, खड़ा हो। हाँ। नहीं 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 नहीं, कोलू का बेल का कहानी कुछ और है। मैं बताता हूँ। एक कोलू का बेल था, जो माना जाता था कि उसके गांव में जो है ना, क्योंकि आज के समय में हम लोग गाड़ी घोड़ा यूज करते हैं, तो उस समय बैल जो हुआ करता था, है ना, वो माना जाता था कि वही हमारी समृद्धि का प्रतीक है। मतलब उस समय जो जितनी भी खेती हुआ करती थी, जैसे, है ना, किसान लोग जब
अनाज को रखते थे तो उसका जब क्या होता था, आटा बनता था तो बेल का ही यूज किया जाता था उसको घुमाने के लिए, या तेल निकाला जाता था तो उसमें जब चक्की घुमाया जाता था तो वो बेल का ही यूज किया जाता था कि उसको यूज करके वो क्या करते थे, बैल घूमता था और वो ऑयल जो है वो रिफाइन होके या साफ होके वो निकलता था। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पास जाता है, कोल्हू के पास, और बोलता है कि आपके पास जो बेल है ना, बैल है, वो हमको बेच दीजिए। बोला क्या कि जो इस बैल को बेचेंगे उसका कुछ अमाउंट था, वो बोला देने के लिए। बोलता है कि हम इस अमाउंट को तभी देंगे जब ये पता चल जाए कि वो बहुत मजबूत है, ताकतवर बैल है, तभी हम अमाउंट देंगे। तो बोला अच्छा ऐसा कीजिए कि आप एक सप्ताह ले जाइए इसको और देख लीजिए कितना काम ये करता है। तो एकदम हट्टा कट्टा अच्छा बैल था। वो क्या किया कि जो जिसने लिया उसको उसको इतना यूज किया कि 24 घंटा 48 घंटा वो सोचा क्या कि फ्री का अभी टाइम है, अभी इसको पैसा देना नहीं है, अभी पूरा यूज करते, ना खाना दे रहा था ना पीना दे रहा था, उससे लगातार काम करवाते करवाते वो बैल मर गया। अब ठीक है ना, बैल मर गया। तो बैल मर गया तो अब बताओ किसी भी सामान को किस तरीके से यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप एक बाइक लेते हो और किसी किसी का बाइक का एक साल में 8-10 हजार किलोमीटर हो जाता है, और मेरा अभी तक 10 हजार किलोमीटर नहीं पूरा है। तो इसका मतलब रीजन क्या है कि मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर से यहाँ आता हूँ, यहाँ से घर जाता हूँ, तो इसका मतलब मेरा डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। और वही जो ज्यादा यूज कर रहा है, जिसको दूर से आना पड़ता है या जाना पड़ता होगा, तो उसके लिए वो खर्चा ज्यादा पड़ जाता हो या कम? ज्यादा। तो इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। जैसे मकान का किराया मैंने क्या बताया, जैसे अगर इसी तरीके का मकान आप 100-200 मीटर पीछे लेते हो तो आपको इससे आधे दाम पर आपको किराए में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यही 200 मीटर आगे लेते हो तो फिर क्या हो जाएगा, इसी की मकान, इतने बड़े मकान का ही किराया जितना स्पेस ले रखे हैं उसका 2 गुना हो जाएगा। बात आई समझ में? तो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात आप देखोगे, कहीं पर भी आप मकान देखोगे, अगर आप यहाँ पर ही मकान देख लो तो ये 2 BHK के बराबर है, और 2 BHK आपको 8 से 10 हजार में आपको रेंट पर मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ के रूम का किराया 18 से 20 हजार है तो क्यों है मालूम है? अब बताओ। कॉमर्शियल पर्पज से अगर आप यूज करते हो तो उसका यूजेज क्या है, ज्यादा है। अब कैसे? अगर सुबह से शाम तक मेरे पास 150 से 200 बच्चे आ रहे जा रहे हैं, तो 150 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 150 को 5 से डिवाइड करोगे 30। तो एक घर में 5 फैमिली से ज्यादा थोड़ी होगा, 5 मेंबर से। अगर 5 आदमी जितना महीना भर में यूज करेगा ना इस मकान को, उतना कॉमर्शियल पर्पस में एक दिन में यूज होता है, नहीं यूज होता है। इसलिए मकान का किराया कॉमर्शियल पर्पस से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम होगा, तो वो लंबे समय तक चलेगा, लाइफ उसका अच्छा होगा, है ना। अब मकान में है, अगर तुम मकान में रह रहे हो, नॉर्मल अगर आदमी मकान में रह रहा है तो ज्यादा ज्यादा एक फ्रेम टांगने के लिए काठी ठोकेगा, हम सीधे इतना बड़ा छेद कर देते हैं। अच्छा बात नहीं है। आप कॉमर्शियल यूज करते हो तो निश्चित उसी तरीके का क्या होगा, यूज होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए किसी भी मकान में आप देखोगे जब कॉमर्शियल पर्पज से यूज होता है तो उस पर उसका रेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। बात बात आई समझ में? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यूज करने पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज का रेंट, किसी भी चीज का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपके यूजेज पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को, कोई आदमी मोबाइल हर एक साल चेंज कर रहा है ना। आईफोन 13 भी रखा हुआ था, 14 आया 14 में ले लिया, 15 आया 15 में ले रहा है, हटाते जा रहा है, लेते जा रहा है। औकात औकात की बात है ना। हम वन प्लस ले रखे 5 साल से वही ले रखे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे का, कि आप कैसे यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन का क्या रेट होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि इस 10 हजार के एसेट्स का डेप्रिसिएशन ये 10 साल तक चलेगा, तो एक मान लेते हैं कि 10% डेप्रिसिएशन इसका हर एक साल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 हजार यहां भी लिखा मैंने। अब देखना 10 हजार का कितना परसेंट,
10%, हम 10% ही रेट लेके चल रहे हैं। बात आई समझ में कि नहीं? 10% कितना हो जाएगा 10,000 का? 1,000। क्लियर? तो एसेट्स कितने का हो गया? 9,000 का। और दूसरे एसेट्स पर भी 10% ही है। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो अब जो एसेट्स का वैल्यू बचा आपके पास, एक साल उस एसेट्स को यूज करने के बाद, एक साल उस एसेट्स को यूज करने के बाद कितना बच गया एसेट्स? 9,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा एक साल का? 1,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूं। अब 10% किसका? इसी 10,000 का 10%, इसी 10,000 का कितना परसेंट? 10% लगाने जा रहा हूं। तो कितना हो गया बच्चे का? 1,000। क्लियर है? तो कितना हो गया ये? 8,000। बात आई समझ में? फिर लेकिन ये जो लगा रहा है, ये इस तरीके से नहीं लगा रहा। ये जितने का एसेट्स बचा, उस एसेट्स पर कितना परसेंट लगा रहा है? 10% लगा रहा है। तो ये कितना लगाएगा? 900। तो बचा कितने का एसेट्स? तो एक देखो, अगर व्हाइट कलर वाले में देखते हो, तो एक एसेट्स को लगातार यूज 2 साल किया, तो आप उस एसेट्स का वैल्यू कितना बच गया? और वही एसेट्स का यूज आपने पीले वाले में देख लो, आपने किया, तो उस एसेट्स का वैल्यू कितना बच गया? तो बोलोगे क्या कि सर आपने इसको कैसे यूज किया और इसको क्यों यूज किया? इसका रीजन है कि डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या बुक के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेके चलोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन का कैसे यूज करना है। या तो आप सीधा जो बेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा। बात आई समझ में कि नहीं? और अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जो घटता जाएगा वैल्यू, उस वैल्यू पर भी आप लगा सकते हो। अगर इस तरीके से लगातार जो बेस वैल्यू है उसी पर अगर लगाते चले जाते हैं, तो इसको एक मेथड कहते हैं, जिसको मेथड कहते हैं फिक्स मेथड से कैलकुलेट करना। कौन से मेथड से कैलकुलेट करना? फिक्स मेथड से। आप देखो 10,000 पर ही हर बार लग रहा है, तो कौन सा मेथड हो गया? फिक्स मेथड। और फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन चेंज होगा क्या हर बार? वो हमेशा एकदम स्ट्रेट चलेगा, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए उसको एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है। अब एक बात और है क्या बच्चे का, कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। नहीं लगता? किस पर लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? अब बात आई क्या कि अगर इसकी तरफ देखते हो, इसके तरफ, जिसमें वैल्यू कम होता जा रहा है, तो कम होते हुए वैल्यू पर लग रहा है, तो इसलिए इसको एक नाम जानते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब वैल्यू क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, उस वैल्यू पर लग रहा है डेप्रिसिएशन, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। और इसको एक और मेथड के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मेथड। स्पेल हो सकता है कुछ गलत हो, अच्छा मैं देख लूंगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो मेथड से आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला हमने क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, और डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स पर लगता है? तो फिक्स एसेट्स पर। जब फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है तो मैंने फिक्स एसेट्स का दो कोई अमाउंट लिया, और उस अमाउंट पर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगाते गए। अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या आप अकाउंटिंग कर रहे हो, या बुक के ऊपर बुक में जो मेंशन कर रखा होगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के भी दो तरीके हो गए। एक क्या हुआ कि हमेशा उसी कॉस्ट पर निकलता जा रहा है, वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसमें क्या हुआ कि आप क्या करते जा रहे हो कि वैल्यू कम होता जा रहा है और उस कम हुए वैल्यू पर आप लगाते जा रहे हो,
तो वो क्या कहलाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड। तो डेप्रिसिएशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब डेप्रिसिएशन निकालते समय कुछ बातों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, डेप्रिसिएशन हमेशा जो निकलेगा वो एंड ऑफ द ईयर निकलेगा। कब निकलेगा, और दूसरी बात ये याद रखनी हमें कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो कितना यूज किया है आपने एसेट्स, है ना, एसेट्स, उस एसेट्स पर जितना आपने यूज किया है उतने टाइम तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे मान लो आपने 6 महीना ही यूज किया तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 3 महीना ही यूज किया तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा। फिर से हम देखेंगे कैसे, अगर आप पूरा साल है, ईयर कितने तरीके का होता है, तो कौन कौन, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कैसे चलता है, जनवरी 1 टू 31 दिसंबर चलता है, और ये कैसे चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ये 2 तरीके का ईयर होता है ना। चलो ये दोनों में से किसी तरीके के ईयर का क्वेश्चन दे सकता है, ये ध्यान देना है। आपको ये बोलेगा कि क्लोजिंग कब हो रहा है, अगर 31 दिसंबर क्लोजिंग बता रहा है आपको ये मान के चलना है कि 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, डाटा क्लोज हो रहा है। अगर बोलेगा क्लोजिंग कब हो रहा है 31 मार्च को, तो आप क्या मानोगे, डाटा 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है। तो हम मान लेते हैं क्या कि कुछ भी, चलो 31 दिसंबर ही मान लेता हूँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो 31 दिसंबर अगर 2010 क्लोज हो रहा है तो निश्चित है ओपनिंग कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2010। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखना क्या है, अगर आपने यहाँ पे एसेट्स खरीदा 1 जनवरी को तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्लियर है। लेकिन आपने एसेट्स अगर 1 मार्च को खरीदा तो 1 मार्च से लेकर कब लगेगा डेप्रिसिएशन, दिसंबर को ही लगेगा हमेशा। मैं तो बताया अभी कि हमेशा लगेगा एंड ऑफ द ईयर ही। अगर आपने यही 1 अक्टूबर को आपने खरीदा है एसेट, तो 1 अक्टूबर से कब तक का लगेगा, दिसंबर तक का लगेगा। आपने 1 दिसंबर को भी खरीदा है तो 1 दिसंबर से कब तक का लगेगा, लेकिन लगेगा हमेशा कब, एंड ऑफ द ईयर। ये हमेशा याद रखना, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना। अगर ये याद रखोगे तो आपसे सवाल बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। क्लियर है कि डाउट है, समझ में आ रहा है। तो जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा कब लगेगा, एंड ऑफ द ईयर लगेगा। बात आई समझ में, जितने दिनों तक आपने यूज किया है उतने दिनों का ही। आप देखो फर्स्ट एसेट्स आपने कब खरीदा था, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो लगा पूरे 12 मंथ का लग गया। और वही एक जो एसेट्स खरीदा सेकेंड एसेट्स का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगा, कितने महीने का लगा, 10 मंथ का। जनवरी फरवरी खाली छोड़ दिया, मार्च 1 से ही खरीदा, तो कितने महीने का लगा डेप्रिसिएशन, 10 महीने का। अगर मैं बोलूं कि थर्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का लगेगा। मैं बोलूं कि फोर्थ एसेट्स का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 1 महीने। क्लियर है। लेकिन अगर सही मायने में चले जाओ, अब दूसरे साल चले जाओ, जनवरी 2010 से दिसंबर 2010, फिर आ जाएगा, स्टार्ट हुआ जनवरी 2011 से दिसंबर 31 दिसंबर 2011 की बात आ गई। अब सोच के देखो आप, अब जो है वो एसेट्स फिर से आप यहीं पे आ गया। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे वो फर्स्ट एसेट्स हो, चाहे वो सेकेंड एसेट्स हो, चाहे वो थर्ड एसेट्स हो, चाहे वो फोर्थ एसेट्स हो, पूरे साल भर का लगेगा कि नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर में तो आप पूरा साल यूज कर रहे हो, नहीं यूज कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर में क्या कर रहे हो, पूरा साल यूज कर रहे हो। इस साल ना आप बीच में खरीदे, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जिस एसेट्स को आपने अक्टूबर में खरीदा था तो कितना महीना यूज हुआ, 3 महीना, और नेक्स्ट ईयर में फिर अक्टूबर से ये स्टार्ट करोगे यूज होना क्या, वो तो जनवरी से ये स्टार्ट करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल भर का लगेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
कि आपने क्या किया, फोर्थ एसेट्स को आपने बेच दिया। फोर्थ एसेट्स को आपने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, कब बेचा, तो आपने 1 जुलाई को बेचा। तो बाकी फर्स्ट एसेट्स का पूरे साल का डेप्रिसिएशन, सेकेंड एसेट्स का पूरा साल का डेप्रिसिएशन, थर्ड एसेट्स का पूरे साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन फोर्थ एसेट्स का डेप्रिसिएशन जुलाई तक का ही लगेगा, क्योंकि उसके बाद तो बचा ही नहीं, वो रहा ही नहीं, उसको हमने बेच दिया। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जितने साल तक, जितने समय तक यूज हुआ है उतने समय तक का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। लगता तो हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही है, लेकिन जिस एसेट्स को आपने बेच दिया उसका तो काम वहीं पे खत्म हो गया है ना। जब उसका काम वहीं पे खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन भी वहीं तक लगेगा। नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ कि बेचा कब आपने, तो डेप्रिसिएशन यहीं पर लग जाएगा, 1 जुलाई को ही लग जाएगा इस एसेट्स का, फोर्थ एसेट्स का। अच्छा वो मैं बताऊंगा, अब भी बात समझ में आ गया कि नहीं, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये आई बात समझ में कि नहीं। चलो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाए। कुछ इसके बेसिक एंट्री है वो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो किस पर लगेगा, किसी ना किसी एसेट्स पर। जब एसेट्स पर लगेगा तो निश्चित है एसेट्स या तो आप खरीदोगे या तो आपके पास पहले से एसेट्स मौजूद होगा। अगर आपने एसेट्स खरीदा तो बताओ एसेट्स खरीदने की क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट या टू, जो भी बच्चे बोल रहे हैं परचेज अकाउंट यार, वो तो पहले गलत बोल रहे हैं, क्योंकि परचेज जो होता है वो गुड्स के लिए होता है, ना कि एसेट्स के लिए होता है। एसेट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, या तो चेक से दिया तो बैंक अकाउंट, या तो आपने उधार खरीदा है तो नाम लिखोगे, किसी का भी नाम, मोहन से खरीदा, सोहन से खरीदा, रोहित से खरीदा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होगी जब उधार खरीदेंगे तो, यस, टू नेम अकाउंट, तो क्या हो जाएगा एसेट्स अकाउंट DR2, जो भी नाम रहेगा उसका नाम लिखा जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री आपका बेसिक तो ये हो गया नहीं। और जब डेप्रिसिएशन लगेगा, अब एक बात तो हमेशा याद रखो कि आप लोग को बताते बताते थक गया हो कि किसी भी एसेट जब भी आप एंट्री करते हो तो किसी का सिर्फ डेबिट साइड हो सकता है क्या, या सिर्फ क्रेडिट साइड हो सकता है क्या। जब भी बोला जाएगा तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बोला जाएगा, है ना। टू नेम अकाउंट हो गया आंसर, ठीक है ना। तो बच्चे का क्या हो गया, बच्चा पहला क्या होगा, एसेट्स को खरीदने की एंट्री होगी, क्लियर है। दूसरा एंट्री क्या होगा बच्चा, कि एंड ऑफ द ईयर का आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कोई बता सकता है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए है क्या, नुकसान है, खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट यार। और डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता, इसलिए उस एसेट्स का वैल्यू हम दिखा देते हैं कि कितने रुपए से हमारा कम हुआ है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट, ये हमेशा याद रखना। एक बात तो आपको ये भी याद रखनी है कि जितना भी नॉमिनल आइटम है, याद करो आप नॉमिनल आइटम को कहाँ लिखते हो, या तो ट्रेडिंग में या तो PL में लिखते हो ना। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब ट्रेडिंग या PL में लिखते हो तो हमेशा याद रखना है कि जितना भी नॉमिनल आइटम है उसको जो क्लोज किया जाता है वो ट्रेडिंग से या तो PL से क्लोज किया जाता है। तो इसमें नॉमिनल आइटम सिर्फ आपको यही दिख रहा है, और जब इसको क्लोज करोगे तो ये डेबिट की जगह किधर जाएगा, क्रेडिट की जगह जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और डेबिट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हो आप, PL भी लिख सकते हो। और बताओ ये 3 एंट्री पे पूरा चैप्टर खत्म।
आप जब भी खरीदने का कोई भी नया एसेट, चलो यहाँ देख लो, आप इसी साल का सवाल बना रहे हो, देखना आप लोग कि एंट्री कितना आसान है। अभी तक जितना दिया सिर्फ भाषण दिया, आपको समझाने की कोशिश किया मैंने, और कुछ नहीं कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता कहाँ पे है ना, ईयर कितने तरीके का होता है, ये आपको नहीं मालूम है। सिर्फ अभी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो ही चीज सिखाया मैंने। क्या सिखाया? कि डेप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर पे लगता है और जब खरीदा है वहां से लगता है, यही बात बताया। इसके सिवा और कुछ भी बताया क्या? और एक एंट्री बताया हमने, और एंट्री में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंट्री आपको आती है पहले से। कोई भी एसेट खरीदोगे तो यही एंट्री होगा, नहीं होगा? और जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो निश्चित है डेप्रिसिएशन नुकसान है तो डेबिट होगा। और एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये मानकर एसेट से रिलेटेड, अभी मेरे पास जो 10,000 का मोबाइल है, वो अब मोबाइल 2,000 का बच गया, क्या 8,000 मुझे किसी को देना पड़ा क्या? नहीं देना पड़ा। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि उतने का एसेट्स मेरा कम हो गया, इसलिए जब एसेट्स कम होता है तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, कम होगा तो किधर जाएगा? इसलिए क्रेडिट में चला गया। और पीएल में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि हर एक नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर किया ही जाता है, जिसने इसने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तुम लोग को मालूम होगा कि नॉमिनल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने पीएल में डेप्रिसिएशन हमेशा पीएल में जाता था ना, तो हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। ये बस इतनी चीजें हमने सीखी है। पीछे जो भी बताया सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई आदमी पूछेगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बोल देगा डेप्रिसिएशन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो पूछ देगा कि कौन से एक्सेस पे डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन का रेट कैसे क्रिएट करोगे, आप कैसे मान लोगे कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना होना चाहिए, डेप्रिसिएशन निकालने के कितने तरीके होते हैं, ये आपसे पूछ देगा। तो बोलेगा क्या कि या तो आप डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे निकाल लेंगे, या तो घटने वाले वैल्यू पर निकालते चले जाएंगे। पूछ सकता है, ये हर आदमी को जानना चाहिए, ये कॉमर्स के बच्चे को ही नहीं जानना चाहिए, ये हर आदमी को जानना चाहिए। इसलिए अभी तक जो सिखाया था वो कुछ है नहीं। नेक्स्ट पेज में जो सिखाया, मेन चीज बस इतना ही है। और ये भी चीज आप पहले से जानते थे, जानते थे कि नहीं? ये चीज मैंने समझाया और एक ये चीज समझाया, इसके सिवा कुछ भी नहीं समझाया। ये सोचोगे कि बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये समझना बंद कर दो, बस इतना ही चीज मैंने सिखाया। आई बात समझ में? अब देखो, ये क्वेश्चंस अगर हम मान लेते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे लिख देगा कि एक्स नाम के एसेट्स को 1 जनवरी को खरीदा गया, वाई नाम के एसेट्स को 1 मार्च को खरीदा गया, 1 अक्टूबर को जेड नाम के एसेट्स को खरीदा गया, या है ना बी नाम के एसेट्स को आपको दिसंबर में खरीदा गया। कुछ भी बोल सकता है, बात आ रही समझ में कि नहीं? वो कुछ भी बोल सकता है, आप सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे ही बना दिया। अब बताओ कि आपने एक एसेट्स खरीदा, ध्यान से समझना सारे बच्चे, एसेट्स खरीदा। आप जनवरी 2010 का बना रहे हो सवाल, तो यहाँ पर भी आप जैसे फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्रीज का, ये भी मालूम है। अब बोलोगे सर ये भी आप नया चीज सिखा रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है ना। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, एलएफ, और ये तो जर्नल एंट्रीज का कॉल होता है ना, उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे बनाओगे आप। क्लियर है? क्योंकि जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ बनाना है और लेजर बनाना है, और जर्नल लेजर आपको सबको आता है। अगर थोड़ा सा भी बेसिक चीज समझ गए तो फटाफट बनता जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलो देखना, हम येलो पेन से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर को लेके चल रहे हैं। आपने एक एसेट्स खरीदा, एसेट्स खरीदा, कब खरीदा? 1 जनवरी को। तो आप यहाँ पे क्या दोगे? 1 जनवरी डेट दोगे, और इस एसेट्स का नाम, चलो एसेट्स ही रहने देते हैं, ठीक है ना। 1 जनवरी को खरीदा, कितने का? मान लो 10,000 का आपने खरीदा, तो आप क्या एंट्री करोगे? एसेट्स अकाउंट, DR टू बैंक या कैश या जिसका नाम होगा। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? 10,000 लिखा, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? एंड ऑफ द ईयर क्या लगेगा? फिर क्या? फिर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते तो फिर से कब खरीदा है? मार्च को खरीदा है। मार्च को कितने का खरीदा? चलो 5,000 का खरीदा इसने। कितने का खरीदा? 5,000 का खरीदा। इस समय इसने 4,000 का खरीदा, इसमें इसमें 2,000 का खरीदा। चलो ठीक है, तो 4,000 का। क्लियर है? तो सेकेंड, अब कब एसेट्स खरीदा है? 1 मार्च को।
अब 1 मार्च को कौन सी एंट्री होगी बताओ? हाँ, सिर्फ डेट चेंज होगा, 1 मार्च लिखेंगे और फिर क्या एंट्री होगा? एसेट्स अकाउंट DR2 कैश या बैंक, अमाउंट कितना होगा? 5,000। फिर नीचे आएंगे, टिक 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 घोड़े से आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, सीधा नीचे नहीं पहुंचेंगे, जहां पे जो काम हुआ उस काम को हम दिखाएंगे। फिर यहाँ पे क्या काम हुआ हमारे साथ? हमने फिर एक नया एसेट्स खरीदा, तो एसेट्स खरीदने की एंट्री बदल जाएगी क्या? बस डेट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, और एक तीसरी एंट्री होगी। और तीसरी एंट्री क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट DR2 कैश या बैंक, अमाउंट कितना होगा? बात खत्म। आ रही मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद हमने अगर यहीं पे खत्म होता तो बात खत्म हो जाता है, लेकिन जब आगे बढ़े तो फिर से एक रुकावट आई। कब? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को भी हम क्या कर रहे हैं? 2000 का एसेट्स खरीद रहे। क्या एसेट्स खरीदने की एंट्री चेंज हो जाएगी क्या? हमेशा वही। तो फिर डेट चेंज होगा, एंट्री वही होगा, अमाउंट चेंज होगा। चौथी एंट्री भी हो गई। अब जब हम टिक टिक करके आगे बढ़े तो एंड ऑफ द ईयर पे पहुंच गए। अब जैसे ही एंड ऑफ द ईयर पहुंच गए तो आपके उस साल का डेस्टिनेशन आपका पहुंच गया। अब डेस्टिनेशन पे जैसे पहुंचे तो आपका क्या काम है? अब डेप्रिसिएशन में निकालना और पीएल में ट्रांसफर करना। डेप्रिसिएशन निकालना और पीएल में ट्रांसफर करना। तो एसेट्स कितना है? एक तो 10,000 वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इजी वाला कर देते हैं, 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना? चलो 10% लगा, कितने महीने का? पूरे साल भर का। अरे पहले वाले एसेट्स पे तो पूरे साल भर का लगेगा ना बच्चा, नहीं लगेगा? तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? डेप्रिसिएशन कितना निकल गया एक एसेट्स का? एसेट्स नंबर ए का कितना लगा डेप्रिसिएशन? और बी नंबर एसेट्स का देखो कितना कितने का एसेट्स है? 5,000 का। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 12 महीने का। 12 महीने कैसे? जनवरी फरवरी गया सिर्फ, मार्च से स्टार्ट हो गया ना, तो कितने महीने का? 10 महीने का। तो 10/12 डेप्रिसिएशन निकालोगे कैलकुलेट करके, भले पॉइंट में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर सी नंबर में देखो, फिर 4,000 का एसेट्स है, 4,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? जो कि अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर और 3 महीना। अब देख लो बच्चा सब, यहाँ पर ध्यान देना है कि यही 31 मार्च रहता तो अक्टूबर वाला कहाँ चला जाता? तब तब मार्च तक चला जाता, मतलब 6 महीना हो जाता था। फिर यहाँ दिसंबर में देख लो, एसेट्स कितने का? 2,000 का। 2,000 का 10%, कितने महीने का? 1 महीने का। और सारा हम लोग जोड़ लेंगे, सारा क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे, और जोड़ के कहाँ लिख देंगे? अब इसका मतलब क्या हुआ? एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन तो एक ही बार लग रहा है ना, एक ही डेट पर लग रहा है ना, इसलिए सबको इंक्लूड करके एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले एंट्री में भी एक ही एंट्री हो रहा था, लेकिन डेट चेंज था। एक ही एंट्री हो रहा था लेकिन अमाउंट चेंज था, इसलिए क्या होना कर रहा था कि चारों की अलग 4 एंट्री होनी। बात आया समझ में? लेकिन डेप्रिसिएशन तो एंड ऑफ द ईयर एक ही डेट पे हो रहा है, तो सारा जोड़कर डेप्रिसिएशन सीधा डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स में लिख देना है। क्लियर? और फिर वही जो अमाउंट होगा वो यहां पर भी आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट में, और वही अमाउंट कहाँ आ जाएगा? सेल में भी, ट्रांसफर में। क्लियर? ये आया कि नहीं समझ में? समझ में आया? अब देखना क्या है, फिर नेक्स्ट ईयर चलते हैं। कौन सा ईयर? 2011। बस यहाँ पर फर्स्ट ईयर की जगह पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट ईयर की जगह क्या आ गया? सेकेंड ईयर। क्लियर? अब सेकेंड ईयर जैसे ही हम यहाँ पे गए तो कहीं एसेट्स खरीदा है? नहीं खरीदा। जब एसेट्स नहीं खरीदा तो खरीदने की एंट्री होगी क्या? मतलब सेकेंड ईयर में तो ये वाला एंट्री होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? खरीदता तब तो एंट्री खरीदने की, नहीं खरीदा तो खरीदने की एंट्री क्या?
है ना। अब लास्ट में यहां से आगे बढ़े बढ़े तो यहाँ पे रुकना पड़ा हमें कि हमने बेचा है। चलो अभी बेचने वाला बात खत्म करते हैं कि यहाँ तक चला ये, है ना। तो हमने यहाँ तक चला तो एंड ऑफ द ईयर हम सीधा पहुंच गए। बीच में कोई रुकावट थी क्या? कोई रुकावट नहीं, सीधा एंड ऑफ द ईयर, सीधा डेस्टिनेशन पर हमारा घोड़ा पहुंचा, है ना। अब वहां पर क्या हो जाएगा? अब डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? एक साल का? हाँ, सब पर लगेगा एक साल का ही, पूरे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं लगेगा? तो फुल ईयर का अगर डेप्रिसिएशन लगेगा, बस इसमें सेकेंड ईयर में क्या हुआ, पहली वाली एंट्री सीधे दूसरे वाले एंट्री होगी। नहीं तो कितना हो गया कि कितना कितना का एसेट था, 10,000 का कितना परसेंट, 10% कितना हो जाएगा, 5,000 का 10%, फिर 4,000 का 10% और 2,000 का 10%, और सब मिलकर कितना हो गया, 2,100। सीधा एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2, कितना रुपया, 2,100। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट DR2 कितना रुपया, था ना आसान कि भारी था? आसान था। बेसिक एंट्री बस यही है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब ऐसा करते हैं कि थर्ड ईयर में जाते हैं हम लोग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। थर्ड ईयर में जा रहे हैं। थर्ड ईयर भी कब से स्टार्ट होगा? क्लियर। अब यहां पर क्या किया, फोर्थ एसेट्स जो था उसको बेच दिया। बेच दिया इसलिए माइनस का साइन दे दिया मैंने, आपको समझ में आया कि बेच दिया, क्योंकि लैंग्वेज में तो लिख नहीं रहा है, सिर्फ इंडिकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है। यहाँ पे हमने खरीदा था तो इस सब में प्लस का साइन दे देते, इससे पता चले कि हमने खरीदा है। क्लियर है। यहाँ माइनस का साइन दे दिया, हमने बेचा है। फोर्थ एसेट्स को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। क्लियर। अब फोर्थ एसेट्स को जो बेचा वो कितने में बेचा ये बता देगा। मान लो कि फोर्थ एसेट्स को मैंने तीसरे साल कितने में बेच दिया, 1,000 में। कब बेचा यहाँ पे, कोई डेट बताओ, क्या बोल दो डेट? अक्टूबर? अक्टूबर नीचे होगा और बीच में, तो ऐसा करता हूँ 1 जुलाई मान लेता हूँ। 1 जुलाई को मिड ऑफ द ईयर आपको बेच दिया आपने। कौन से एसेट्स को? फोर्थ एसेट्स को। सबको बेचा कि फोर्थ एसेट्स को सिर्फ बेचा? फोर्थ एसेट्स को बेचा, मतलब बाकी सब एसेट्स पर पूरा पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। ऐसा हो सकता था कि आपने सेकेंड एसेट्स को अक्टूबर में बेच दिया, ऐसा भी हो सकता था। नहीं हो सकता था, लेकिन ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाते, पहले एक तो समझो फिर दोबारा दूसरा भी समझेंगे। अगर एक साथ 4 एसेट्स बेच रहा, चारों एसेट्स को समझ जाएंगे 4 अलग अलग डेट पर। अगर एक समझ गए तो एंट्री तो वही है, एंट्री तो वही है, उसमें समझने का टेंशन नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब बात आती है क्या कि जैसे ही आप एंट्री करना स्टार्ट करते हो, देखना स्टार्ट करते हो, तो फोर्थ ईयर में हम लोग, सेकेंड ईयर हो गया था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर यहीं पे हो गया था। हम चलो थर्ड ईयर में आते हैं। ठीक है। थर्ड ईयर में जैसे ही आए, थर्ड ईयर में जैसे ही आए तो यहां से जब हम आगे बढ़े तो कोई काम हो रहा था क्या? यहां तक कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक रुकावट आ गई। क्या आ गया? कि हमने किसी एसेट्स को बेचा है। अब एसेट्स को बेचोगे तो क्या एंट्री होगी? हाँ, तो एसेट, मतलब जब हम किसी एसेट्स को बेचते हैं तो क्या होता है, कैश आएगा और एसेट जाएगा। तो कैश अकाउंट, आप अगर देखोगे ना ध्यान ध्यान से, तो एंट्री में कुछ है ही नहीं। जो बेसिक एंट्री में भी, जब आप बेसिक एंट्री सीखे थे, मतलब बेसिक में भी जब स्टार्टिंग में सीखे थे, वो वाली एंट्री भी आती है, तब भी आप एंट्री बना सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपको जर्नल एंट्रीज का महारत होना है तभी बनेगा ये, एकदम आसान। तो इसका मतलब आपने एसेट्स को बेचा कितने तारीख को? क्योंकि 1 जुलाई से पहले कोई काम भी तो नहीं हुआ है, हुआ है क्या? तो बेचने की एंट्री बताओ। यस, खड़ा हो जाओ। एसेट्स को बेचने की एंट्री बताओ। हमेशा तुम्हारा एक के साइड रहता है। क्या हो जाए बच्चा? कैश अकाउंट, ER2, एसेट्स अकाउंट। क्लियर है? तो कितने रुपए में बेचा है उसने? 1000 में बेचा है, बोला हुआ है। पहला बात क्या बोला हुआ है? 1 जुलाई, डेट बता रखा है। उसने बोला कि बेचा है तो बेचने की एंट्री कर दिया है। अमाउंट बोला है तो हमने अमाउंट भी लिख दिया है। और ये भी समझ में आया कि हमने फोर्थ एसेट्स को ही बेचा है। किसको बेचा है? फोर्थ एसेट्स को ही बेचा है। अब बताओ, क्या ये फोर्थ एसेट्स को जो आप बेचे, अब देखते हैं आप लोग के पास कितना दिमाग है। 1000 में हमने बेचा, अब बताओ इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अच्छा बताओ, एक बात तो आपको ये समझना होता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तीर मारने वाली चीज तो है नहीं। आप जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको कॉपी खोल कर निकालना पड़ता है कैलकुलेट कर। बताओ कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस? 620 का लॉस होगा। और कोई? ठीक, कोई बात नहीं। 2000 वाले एसेट्स को, जो 2000 का एसेट्स था उस समय, 2 साल पहले, है ना, कब? 1 दिसंबर को मैंने उसको बेचा। और उसको बेचा कितने में? 1000 में बेचा। अब भी कब बेचा? 3rd ईयर में। कब? 1 जुलाई को बेचा हमने। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इस मोबाइल का दाम, आप सोच के देखो पहले, इस मोबाइल का दाम अगर 24,000 रुपये है, ठीक है ना, और 24,000 में मैंने इस मोबाइल को 1.5 साल यूज करने के बाद बेच दिया 8,000 में। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? कैसे? अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन जो है वो, डेप्रिसि बात सुन लेगा बच्चा, डेप्रिसिएशन जो है वो 50% के हिसाब से मान लो, अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? मेरा एसेट्स कितने का था? कितने का था? और इस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? और हमने 1.5 ईयर को यूज करके इसको बेच दिया कितने में? 8,000 में। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर प्रॉफिट लॉस बोलने से नहीं, अमाउंट बताओ कितना प्रॉफिट कितना लॉस। जो बताएंगे बच्चे खड़े होके बताएंगे, खड़े होके बताओ। अभी फिक्स मेथड ही मान के चलो।
जो भी बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो खड़े होकर लॉस या प्रॉफिट बताएंगे, अमाउंट के साथ बताएंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे। 2000 का प्रॉफिट कौन बताया? आर्यन बताया, आकाश बताया, ए स्क्वायर बताया। और कोई? बाकी सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई बताएगा तो सुन लेंगे। खड़ा होके कितने का? 6200 का प्रॉफिट। क्या नाम है तुम्हारा? कौन श्री है? और कोई? 4000 का? हाँ। 4000 का लॉस। कौन बोला? खड़ा होके बोलेगा। हम लोग के तरफ से नहीं। यहाँ पे ए लड़का, ए यहाँ ससुराली नौता में आया है क्या? हम लोग के तरफ से क्या होता है? तुमने क्या बोला वो बोल रहा है। और कोई? 4000 को इसने बोला था। चलो अब आप लोग खुद देख लो कि किसका सही है किसका गलत है, ध्यान से देखना। इस 24,000 का एसेट्स है ना? आपने फर्स्ट ईयर आपने 50% यूज कर लिया, तो 12,000 आपने यूज कर लिया। बचा कितना? 12,000 का एसेट्स। नेक्स्ट ईयर आपने हाफ ईयर यूज किया है ना? तो कितना यूज किया आपने? 6,000 का यूज किया। बचा कितना? 6,000 का। अब ये 6,000 के सामान को आपने कितने में बेचा? 8,000 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वहां तक पहुंचे कि जिस समय उस एसेट्स को बेचा जा रहा था उस समय उस एसेट्स का वैल्यू कितना था, वहां तक पहुंचे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और तब निकाला कि उससे ज्यादा में बेचा गया या कम में बेचा गया। तो वही काउंट यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा ना। फोर्थ एसेट्स में तो वही काम करना पड़ेगा। तो फोर्थ एसेट्स आपका कितने का था? कितने का था फोर्थ एसेट्स? 2,000 का था ना? अब 2,000 में पहली बार डेप्रिसिएशन कितना महीने का लगा? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं हो मुझे भी दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। इसको 2,000 को मान लो आपको 2400 है, ये ऐसे ही बता दिया, आपको समझाने के लिए सिखा रहा हूँ मैं। कितने का एसेट है ये? 2400 का। ठीक है ना? कितने का एसेट्स है? 2400 का। एक अंदाजा बता दिया आपको। तो 2400 का एसेट्स है, तो पहले मंथ कितना लगेगा? 2400 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? एक महीने का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इससे क्या कट जाएगा? 2 बार में कट गया, तो कितना हो गया? 20 रुपया। तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 रुपया। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस एसेट का वैल्यू कितना बचा? ठीक है। दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन 2400 का कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ का लगेगा? पूरे साल भर का। तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा।
हम 2000 भी लिख सकते थे, मैं आसान बनाने के लिए, फिर दशमलव में चला जाता तो कैलकुलेशन दिक्कत होती, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो कितना हो गया 40, 21, 40। फिर नेक्स्ट ईयर जो हमने यूज किया, कितना यूज किया आपने, मिड ऑफ द ईयर बेचा तुमने, तो कितना हो गया 10%, हाफ ईयर का कितना हो गया 120, तो कितना हो गया जल्दी बताओ, 20, 0, 2, मतलब 20, आप इसको कितने में बेच दिए 1000 में, तो कितने का नुकसान हो गया 1020 रुपए का आपका क्या हो गया नुकसान हो गया। बात आई समझ में कि नहीं। लेकिन तुमने लास्ट ईयर का इस डेप्रिसिएशन को तो यहां दिखा दिया, इस डेप्रिसिएशन को तुमने नेक्स्ट ईयर में दिखा दिया, लेकिन इस डेप्रिसिएशन का भी तो एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 1 जुलाई को ही ना, क्योंकि इसके बाद तो बाकी एसेट्स का डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर निकलेगा, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन तो यहीं पे खत्म हो रहा है ना, ये बेचारा यहीं पे साफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट, कौन से एसेट्स का, ब्रैकेट में लिख दिया हमने फोर्थ एसेट्स का, सबका नहीं फोर्थ एसेट्स का। और फिर हमारा क्या हुआ, फिर क्या होगा हमारा नुकसान की एंट्री होगी, नुकसान कितने का हुआ 1020 का। तो 1020 का जैसे ही नुकसान का एंट्री करोगे तो नुकसान को कहां ट्रांसफर करते, पीएल में, पीएल अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट कितना 1020, ठीक है। ये काम खत्म। ये काम क्या किया हमने, बेचने का एंट्री, उस पर डेप्रिसिएशन का एंट्री, क्योंकि उसके बाद तो वो चलेगा नहीं, और पीएल में एंट्री कितना तारीख को किया हमने। लेकिन बाकी 3 एसेट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो बाकी 3 एसेट्स का क्या लगेगा डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट, तो बाकी 3 एसेट्स का मतलब इस तीनों का फिर से इतना लगेगा, तो कितना 1900 लगेगा, और फिर पीएल में ट्रांसफर की एंट्री होगी। बात आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। तो आपने समझा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चंस क्या करना है, 1 और 2 सिर्फ बना के लाना, सिर्फ 1 और 2 को बना के लाना, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। बात आई समझ में, जितना मैं जिस लेवल का बता दिया हूं उस लेवल से बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।